समय जो दुनिया में हो रहा है वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। ऐसा मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया में रिसेशन आएगा और ऐसा रिसेशन जो आज तक पहले कभी नहीं आया। तो क्या कारण बताए गए हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा और सबसे इंपॉर्टेंट आप इस रिसेशन से कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। World Bank said that risk of global recession in 2023 rises amid simultaneous rate hikes। अपने चारों ओर देखें, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अपने इकोनॉमिक फोरकास्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। मास लेऑफ्स एक गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की माने तो इकोनॉमिक रीबाउंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। इकोनॉमिक सर्वे में चिंताजनक बातें सामने आ रही है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ वस्तुओं की बढ़ती कीमतें क्या मंदी का संकेत दे रही है। बिजनेस दुनिया में आप सबका स्वागत है। कुछ मूल बातों के साथ शुरुआत करेंगे। तो आखिर मंदी है क्या? आसान शब्दों में ये केवल आर्थिक गतिविधियों में गिरावट है और एक ऐसा टाइम पीरियड जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? तो एक कॉमन रूल ऑफ थंब है कि जब जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगातार 2 क्वार्टर के लिए गिरावट आती है तो इसका मतलब इकोनॉमी रिसेशन में है। तो क्या अभी हम रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं? जी हाँ, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और हमारा पड़ोसी देश चाइना भी इससे प्रभावित है। इनफैक्ट वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगले 9 महीनों में मंदी के शिखर पे होगी। आखिर क्यों? इसके कारण स्पष्ट है, जैसे कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, गुड्स एंड कमोडिटीज के बढ़ते प्राइसेस और टाइटर फाइनेंशियल सिचुएशन। ये फैक्ट्स इन देशों को एक लॉन्ग टर्म रिसेशन में धकेल सकते हैं और एक बार जब ये देश गिरे तो ये अपने साथ ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की ओर ले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाई इन्फ्लेशन, ब्याज दरों में वृद्धि, निवेश में कमी और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया के विकास तेजी से धीमा हो रहा है। 2024 के अंत तक भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जीडीपी का लेवल पेंडेमिक से पहले किए गए एस्टिमेशन से लगभग 6% कम होगा। लेकिन क्या इस तर्क में दम है? मेरी माने तो हाँ। अमेरिका की सिचुएशन ही देखिए, जो मंदी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, गुड्स और सर्विसेज का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और ग्लोबल जीडीपी का 1/4 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए अमेरिका में जो हो रहा है वो जरूरी नहीं कि अमेरिका तक सीमित रहे। अमेरिका का वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक डोमिनो इफेक्ट रहता है। यदि आप कुछ रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले सभी ग्लोबल रिसेशन अमेरिका के स्लो डाउन से हुए, जो फिर यूरोप में स्प्रेड हुए और वहां से आगे दुनिया में। और इस बार यूरोपियन यूनियन पहले से ही मंदी के जोखिम में है और बढ़ती लागत इसकी अर्थव्यवस्था को हिला रही है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, स्वीडन और यूके को कम से कम 3 महीनों की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में ब्रिटेन पहले से ही मंदी में है और तकनीकी रूप से देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। यूके ने मंदी से बचने के लिए टैक्सेस बढ़ाए हैं और एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया है। उनका प्लान है कि इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस कम करे और ये सब हो रहा है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में। तो सोचो बाकी देशों का क्या हाल होगा। इस संकट की घड़ी में कहाँ खड़ा है? क्या हमें भी चिंतित होना चाहिए? एनालिस्ट की माने तो भारत अभी मंदी के जोखिम में नहीं है, परंतु ऐसा क्यों? इसके लिए कई सारे फैक्टर्स है। पहला, भारत का डेट बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। दूसरा, भारत के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जो कि इसकी युवा आबादी है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन वर्किंग है, जो जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करता है और ये आने वाले वक्त में इंडिया का सबसे बड़ा एसेट होगा। तीसरा, भारत ने मुख्य रूप से पैंडेमिक के बाद निवेश का बड़ा प्रभाव को देखा है और एंटी चाइना एक्टिविटीज़ ने भी इंडिया को एक एडवांटेज की पोजीशन में लाके खड़ा किया है। अब हमें बस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाना होगा और इस एडवांटेज की पोजीशन का बेनिफिट लेना होगा। इन सभी कारणों से लगता है कि भारत में रिसेशन के चांसेस बहुत कम है। ऐसा ही कहना है मूडीज का। आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए हर बार की तरह रेपो रेट बढ़ा दिया है। जो कि 2021 में 2% होता था, आज वो बढ़कर 6.5% है। रेपो रेट बढ़ना मतलब लोन्स का महंगा होना, जिससे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि बोरिंग्स कम होगी और कॉन्सिक्वेंटली डिमांड कम होगी। इससे डिमांड सप्लाई में बैलेंस आएगा तो हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कम करने में। क्या सिर्फ कंजम्पशन कम करना सॉल्यूशन है या कंट्रीज को फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, जिससे जीडीपी ग्रोथ करेगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी फ्लॉरिश होगी। मंदी के कारण बिजनेसेस के गिरते मुनाफे के साथ साथ उत्पादन और निवेश में भी गिरावट आती है और बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि कंपनीज अपने खर्चों को कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी करती है। इसका सिलसिला तो शुरू भी हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ स्टार्ट कर दिया है और एक्सपर्ट का कहना है कि ये जल्दी रुकने वाला नहीं है। और तो और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। घरेलू चीज़ें जैसे ग्रोसरीज, गैस, कपड़े, ईंधन आदि जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। सो आपको करना क्या होगा इस रिसेशन में सर्वाइव करने के लिए? आइए जानते हैं। पहला, आपको टाइट बजट बनाना होगा और कट डाउन करना पड़ेगा अपनी अननेसेसरी स्पेंडिंग्स को। अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे सेविंग्स करें
फॉर सच रेनी डेज, क्योंकि जल्द ही तूफानी बादल आएंगे। दूसरा, क्लोज वॉच रखें रिसेशन रिलेटेड न्यूज़ में, ताकि आपको पता चले क्या आइटम्स महंगे होंगे। ऐसे गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट बनाएं जिनकी आपको नीड नहीं है और उनके बिना आप रह सकते हैं। तीसरा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें और कुछ नए स्किल्स को सीखें, ताकि रिसेशन के बाद होने वाले टफ जॉब मार्केट में आपका चांस बन सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैव पैसिव इनकम। हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल, जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रांग रहिए और दूसरों को सपोर्ट करिए और हमारी इस बिजनेस दुनिया में बने रहिए।